बॉन्डिंग बनता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो कैसा बॉन्डिंग रहता है? प्रोफेशनली तो मैं ज़रूर करता हूँ अपनी तरह से ट्रीटमेंट वाइज, लेकिन फाइनेंशियली भी अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। 20 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें और आज का कंडीशन देखें, हार्ट अटैक आने का यंग लोगों में शायद बढ़ गया है। जो भारत के लोगों का हार्ट है वो एक समथिंग डिफरेंट है। कि एशियन इंडियंस के हार्ट थोड़े कमज़ोर बताए गए हैं हर डेटा में। अरे भाई, प्यार में तो दिल टूटता है, तो दिल ऐसे धड़कता है, पहले एट्रियम बाद में वेंट्रिकल। हार्ट है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, उसको भी एक ब्रेन है। मैंने भी कहीं पेपर में पढ़ा था कि हार्ट को ब्रेन है। हार्ट अटैक क्या होता है? पूरी आर्टरी को 100% बंद करते हो तब दिल का दौरा तो आना ही है, तो इसका गोल्डन आवर होता है। हार्ट अटैक का अगर आपको डाउट है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है ट्रोपोनिन आई क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो ऐसे केसेस में हम जनरली सेकंड या फिर थर्ड ओपिनियन के लिए भी जाते हैं। उसमें तो आपको मौका नहीं मिलता है सेकंड ओपिनियन का। एंड टाइम इज अ मसल, आप याद रखिए। हार्ट का और स्लीप का डायरेक्ट क्या रिलेशन है? क्योंकि स्लीप इज अ वेरी निग्लेक्टेड थिंग। योगा गुरुज रहते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो या फिर वॉक लिया करो। वेल, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन योगा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट मत यूज़ करो। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। तो हार्ट अटैक आने के बाद में क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? वरना उनको थोड़ी एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्शन लाने पड़ते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो उसमें उसको पैसिव हो जाना पड़ता है। बच्चा होने के बाद में अगर हार्ट अटैक आता है तो जेनेटिकली वो हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिसीज उसने ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दिया रहता 100%। है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या है? हार्ट अटैक का कारण क्या है? उसके दो मेन कारण है। एक तो है फैमिली हिस्ट्री, किसको बोलते हैं? हाँ, मैं तो सिर्फ एक ही सिगरेट लेता हूँ दिन में, तो मुझे कुछ होगा नहीं। तो एक्चुअली ऐसा कुछ लिमिट है इसका? देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर्स कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। मुझे चेस्ट पेन हो रहा है या फिर एक रेगुलर एसिडिटी होती है, तो क्या ये दोनों चीज़ें हार्ट से रिलेटेड है? रिलेटेड है और नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल को हम विलन क्यों बनाते हैं और उसका क्या काम है? बहुत महत्व का एक्टर है ये। कोलेस्ट्रॉल के भी कई प्रकार होते हैं, ये सब हीरोज में एक विलन भी है, और वो है कोलेस्ट्रॉल का लिमिट कितना रहना चाहिए? आप जब कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट कराओ तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कौन सा ब्लड प्रेशर है कि जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं रहता? ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता बढ़ता ऐसे लेवल पे आता है कि वो 3 टारगेट ऑर्गन है उसको डैमेज करता है। टेंस कैसे वर्क करता है, क्या होता है ये जो मेडिसिन है, पेन किलर्स जिसको हम कहते हैं, तो इनकी वजह से क्या हार्ट को इश्यू होता है? आज क्या है कि गूगल ने बहुत सारे डॉक्टर बना के छोड़ दिए रास्ते पे। ये जो सेल्फ मेडिकेशन है वो गलत बात है, और खास करके जो मेन है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकते हैं या फिर होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। हाँ, मैन के रिस्क फैक्टर्स अलग है ना। मैन में वुमेन का जो हार्ट का प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है। एक मिथ है कि भाई हार्ट अटैक सिर्फ बूढ़े लोगों को आता है। पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव्स जो उसके साथ में है, वो क्या कर सकते हैं ताकि हार्ट का जो इफेक्ट है, हार्ट अटैक का इफेक्ट कम हो जाए या फिर डैमेज कम हो जाए उसका? एक्चुअली क्या होता है, हार्ट अटैक में मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टाइम इज अ मसल। ऐसा कोई मेडिसिन है नहीं कि हम एक थोड़ा टेम्पररी उसको रिलैक्सेशन दे सके? देखिए, अगर आप क्लियर कट हो कि आपको हार्ट अटैक है, तो ये 3 दवाइयाँ रखनी चाहिए रेडी। गोल्डन आवर है, वो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर के ऊपर असल्ट हो जाते हैं, जहाँ पे दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान के डॉक्टर वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर है, वहीं डॉक्टर की पिटाई होती है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपको अभी के कंडीशन में एआई का क्या इंपॉर्टेंस लग रहा है? एआई से तो मैंने अभी सुना कि जो बाईपास सर्जरी हो रही है। तो आपने रिटायरमेंट के बारे में कुछ सोचा है? वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। हेलो दोस्तों, दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम आपके लिए कोई नए गेस्ट लेके आए, अच्छे गेस्ट लेके आए, ताकि आपके नॉलेज में हमेशा वैल्यू ऐड होते रहे। आज के जो हमारे गेस्ट है इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है भारत के, डॉक्टर सिद्धार्थ टगली। इन्होंने काफ़ी सारे क्रिकेटर, उसके बाद में फिल्म स्टार, पॉलिटिशियंस को क्योर किया है। आज हमने जाना है हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है, यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, साथ ही साथ हार्ट अटैक होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू, ये जो वीडियो है कंप्लीट अपने फैमिली के साथ देखिए, ताकि हम हमारी लाइफ और बेटर कर पाएँ, और हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसकी लाइफ आपके लिए प्यारी है।
So without wasting any time, let's jump into the podcast. हेलो सर, दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है. थैंक यू. कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया हूँ. पहले मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो 18 ईयर्स की है, एक्सपीरियंस जो है वो 55 प्लस है. तो डॉक्टर सिद्धार्थ बुलाऊं, दोस्त बुलाऊं, क्या बुलाऊं मैं आपको? जो भी दिल में चाहे बुला दीजिए. और ये आपकी एनर्जी कैसी है, मतलब इतनी स्ट्रांग एनर्जी कैसी है आपकी? जी, एनर्जी तो क्या है, जब जो आप काम करते हो उसमें आपको खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, एक प्लेजर मिलता है, जो एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे एक खुशी अपने आप मुंह पे व्यक्त हो जाती है. और मैं जब देवानंद साहब से मिला था बहुत सालों पहले, और हमारे बीच में करीब डिफरेंस होगा 25 साल का, और मैं काफ़ी यंग था और काफ़ी वो 55-60 तक थे. लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि ये आदमी क्यों इनको एवरग्रीन हीरो बोलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी और वो यंग सोचते थे. उनका दिमाग ही एक यंग आदमी था, एक यंग आदमी का था, भले उनकी बॉडी एल्डरली आदमी की हुई. तब मुझे पता चला कि ये आदमी हमेशा यंग सोचता है, और जो यंग सोचता है, जो पॉजिटिव सोचता है, वो हमेशा अच्छा ही दिखता है. और काफ़ी मैं काफ़ी उनसे प्रसन्न हुआ ये बात सुन के. सर, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स का. अगर आप आपका पास देखेंगे, मतलब जहाँ से आपने कॉलेज के लिए स्टार्ट किया, मतलब एक आपने ड्रीम के लिए स्टार्ट कर दिया, वहाँ से लेके आज तक आपका ये जर्नी कैसा रहा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ये तो बहुत बड़ा उसका जवाब हो सकता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि देखिए, बचपन से मुझे मेरे फैमिली में सब डॉक्टर्स थे. मेरे चाचा, मेरे पिताजी नहीं थे, लेकिन उनका प्रभाव मेरे पे बहुत पड़ा था. वाकई मैं शिवाजी पार्क में पैदा हुआ था, तो क्रिकेट की तरफ बहुत रुचि थी मेरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में अच्छा था. तो उसकी वजह से क्या हो गया कि पिताजी ने बोला कि ये क्रिकेट छोड़ो, कुछ प्रोफेशनल लाइन ले लो. और उस वक्त 3 ही लाइन थी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. तो साइंस में मैं अच्छा था, तो मैंने फिर साइंस किया, और हर जगह पे मेरिट पे मैं चलता गया. और फिर जय हिंद कॉलेज में जाके जब मुझे अच्छे मार्क मिले तो मैं मेडिकल में गया, और 11.5 साल तक पढ़ाई की एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए. तो वो जर्नी भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि एक डॉक्टर की ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, खास करके पढ़ाई की. जब सारे मेरे दोस्त शादी करके या फिर छोटी उम्र में शादी करके लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तब मैं अकेला हॉस्टल में इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ता रहता था. लेकिन एक उद्देश्य था कि कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो डॉक्टर तो बन गए, ठीक है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा बाहर अमेरिका लिया, फ्रांस में लिया. लेकिन उसके बाद में जो जर्नी थी, जब मैं डॉक्टर बन गया, मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, तब जब मैंने जर्नी शुरू की, तो वो जर्नी बहुत ही टफ थी. क्योंकि जब मैंने शुरुआत की, तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और सारी फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई. और उसमें ये लड़ते लड़ते और प्रैक्टिस जमाने के लिए, लोग मुझे जानते नहीं था, डॉक्टर सिद्धार्थ डगली यानी कौन है ये लड़का. तो अपने आप को लोगों में उस वक्त तो ये सब था नहीं कि आप और पीआर एजेंसी, ये कुछ किसी का कोई मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ना सोचा. अपने आप मैंने लेक्चर्स दिए, लोगों को मिला, मैं पर्सनली अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया. और वैसे करते करते मैं स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ता चला. बहुत हर्डल्स आए, बहुत रुकावटें आई, लेकिन मैं नहीं हारा. वो होता है सर कि अगर हम एज अ पर्सनली भी देखें, तो जैसा अगर सपोज कोई इंजीनियरिंग करता है तो 4 साल इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद में जॉब लग जाता है तो सेटल हो जाता है. सेम अदर का जो कॉमर्स है, आर्ट्स है, उसमें वैसे ही है कि आपने आपका एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, फिर बाद में जॉब में लगे. हम डॉक्टर के बारे में वही सोचते हैं कि हाँ, डॉक्टर मतलब क्या, 4 साल का डॉक्टर का कोर्स कर लिया, उसका कॉलेज कंप्लीट कर लिया, मतलब हो गया डॉक्टर. तो काफ़ी हमारा विजन नैरो रहता है कि हाँ, सब कुछ एक जैसा ही है. वैसी बात नहीं है. देखिए, डॉक्टर बन गया तो एमबीबीएस तो
हज़ारों लोग, लाखों लोग हैं एमबीबीएस के बाद आप एमडी बनते हैं, बाद में आप सुपर स्पेशलिटी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र है। और वैसा नहीं कि जब आपने फील्ड में कदम रखा तो आप इमीडिएटली आप फेमस हो जाओगे। दूसरी बात क्या थी कि दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं पास होके, एक जो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं करूँगा। मुझे अपने आप अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहना चाहता था, क्योंकि मुझे जो मुझे करना है वो मैं करना चाहता था। और मुझे कोई भी प्रेशर दे ऐसी सिचुएशन में मुझे काम नहीं करना था, क्योंकि मेरा एक गोल था, मेरा एक टारगेट था जो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रह के मैं कर सकता था। मुझे बहुत सारी ऑफ़रें मिली, बहुत लोगों को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। मैं बोला मैं अपने दम पे खड़ा रहूँगा, भले टाइम लगे। सर जैसे हम जनरली देखते हैं कि अगर किसी को फॉरेन जाने का चांस मिलता है, कोई भी फील्ड में रहे, तो वो वहीं पे सेटल होने का सोचता है। लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा कि नहीं, मुझे फिर से भारत आना है और यहीं पे अपनी सर्विस देनी है? वेल, मैं जब अमेरिका गया आफ्टर माय एमडी, मुझे मौका मिला था वहाँ रहने का, लेकिन तब पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उन्होंने बोला कि तू हिंदुस्तान, भारत ही चला। तो उनके लिए मैं वापस आया। और तब मुझे थोड़ा ये भी लगा कि यहाँ रहूँगा तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन बाद में ये भी सोचा कि मैं जो भी मैंने कुछ पाया है वो मैं वापस इंडिया जाके अपने देशवासियों को दूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है, इन अमेरिकनों से ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं खुशी से मैं वापस आया हिंदुस्तान, और फिर यहाँ ही सेट हो गया और अब मैं खुश हूँ। और मेरा डिसीजन मैंने लिया बहुत अच्छा लिया। यस, पैसे बहुत कम मिले, अगर मैं अमेरिका में था तो बहुत सारा मैं शायद कमा सकता था। दैट्स ट्रू। लेकिन खुशी मेरे को हिंदुस्तान में, अपने देश में ज़्यादा मिलती है। आई प्रिफर टू बी a first class citizen rather than a second class citizen in a first class country. तो ये हमेशा मेरा गोल था कि यहाँ मुझे मान है, सम्मान है, थोड़े छोटे मोटे पैसे भी है और सब ठीक है यहाँ। नाइस थॉट सर। मतलब आपकी स्टोरी स्वदेश जैसी है, ऐसा कह सकते हैं। पता नहीं, मैं देखा नहीं स्वदेश, पिक्चर की बात है, मूवी की बात है। ठीक है। वो भी नासा में काम करता था, नासा से फिर भारत आता है और एक विलेज में रहता है, खुद के विलेज में, और उनके लिए फिर काम करना चालू कर देता है। सर जैसे आपने ये 40 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है, इसमें ऑब्वियसली आपने थाउजेंड्स ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनको केयर किया, उनके साथ मिले, उनके साथ बातचीत की। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट है, मतलब ऑब्वियसली हमेशा ही होता है कि पेशेंट डॉक्टर के साथ में खुल के बात करता है अपने डिसीज़ के बारे में, फिर बाद में उसकी परेशानी के बारे में, मे बी उसका क्या रीज़न हो सकता है वो भी डिस्कस करता है। कभी कभी तो ये भी डिस्कस करता है कि कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस है मेरे लिए, कि जब मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें वो डिस्कस करता है। साथ में ही जैसे वो क्योर हो जाता है तो एक ग्रेटफुलनेस का उसके आंखों में एक दिखता है कि डॉक्टर के लिए, कि हाँ इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है। ऑब्वियसली वो पे करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज नॉट अ पार्ट, बट जो उसके आंखों में दिखता है कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, तो वो जो एक बॉन्डिंग बनता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, वो कैसा बॉन्डिंग रहता है? देखिए, मेरे केस में ये बॉन्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। और जितने भी मेरे पेशेंट रहे हैं वो आज की तारीख में सब मेरे दोस्त हैं। वो आते हैं रोते रोते मेरे क्लिनिक में, ट्रीटमेंट लेके सब हंसते हंसते चले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मैं उनके साथ में उनको एम्पथाइज करता हूँ, उनके दुख को मैं समझता हूँ, और उनके दुख के लिए मैं जो भी उनको मदद कर सकूँ, प्रोफेशनली तो मैं ज़रूर करता हूँ अपनी तरह से ट्रीटमेंट वाइज, लेकिन फाइनेंशियली भी अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ या फीस कम करूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और पेशेंट को भी खुशी मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। मुझे कोई पेशेंट के साथ कोई अभी तक टचवुड कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। मैं सबके साथ बहुत खुश हूँ, सभी पेशेंटों के साथ जो मेरे, जिसको बोलते हैं माँ बाप है, जो मेरे अन्नदाता है और जो मेरे हार्ट एंड सोल है। तो मेरे बहुत करीब है मेरे पेशेंट, और वही पेशेंट हैं जिनकी बदौलत मैं आपके सामने आज बैठा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये सब उनकी बदौलत है। अगर हम हार्ट के बारे में अगर बात करें तो 20 इयर्स पहले की अगर हम बात करें और आज का कंडीशन देखें
तो ऑब्वियसली आज हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल एक पार्टी एनिमल है कि फ्राइडे सैटरडे आ गया पार्टी को जाना है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद में अगर हम कंपेयर करते हैं 20 साल पहले, तो हेल्थ कंडीशन कैसी थी? आप कैसे देखते हो इसको? बताना मुश्किल है कंपैरिजन, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई डेटा या ऐसी कोई डेफिनेटिव डेटा नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि अभी अवेयरनेस बहुत है लोगों में। ऐसे प्रोग्राम आप जैसे लोग बनाते हैं, बहुत सारे रील्स आते हैं, लोग पढ़ते हैं, इंटरनेट बहुत बढ़ चुका है आगे, यूट्यूब बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बहुत है, यंग लोगों में। लेकिन वो अवेयरनेस को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए अब देखेंगे आप तो मोटापा बढ़ रहा है, लोग सब काउच पोटैटो हो गए, एक बार बैठ गए तो बैठ गए। आप शायद मुझे उठने दोगे बीच में तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन तो बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फास्ट फूड खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं। तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि जो 20 साल पहले से अभी हृदय रोग का प्रमाण, हार्ट अटैक आने का यंग लोगों में शायद बढ़ गया है। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी जहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो भारत के लोगों का हार्ट है वो एक समथिंग डिफरेंट है। अब डिफरेंट इट्स अ फंक्शनल वाइज है या फिर स्ट्रक्चर वाइज है, कैसा है वो? नहीं, वो बेसिकली जेनेटिक है। जो रेस होता है ना, जो अफ्रीकन्स होते हैं, कॉकेशियंस होते हैं, जो वाइट अमेरिकन्स होते हैं, ब्लैक्स होते हैं, और हम एशियंस हैं। तो एशियन, खास करके एशियन इंडियंस के हार्ट थोड़े कमज़ोर बताए गए हैं हर डेटा में। तो उनकी नलियाँ भी छोटी रहती है। तो इसी के लिए अपने देश में आज हार्ट अटैक बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। और ज़्यादा करके 45 और लेस, 45 से कम उम्र वाले लोगों में भी आजकल हार्ट अटैक आना इतना अनकॉमन नहीं रहा है। तो हार्ट ज़रूर वीक है। लेकिन इसके सिवा और कोई रीज़न रह सकता है जिसके वजह से 45 अंडर जो है, मतलब काफ़ी बार हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि 18 साल या फिर 20 साल से लेकर 45 तक काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। और हार्ट अटैक मतलब ऐसे लेवल पे आ जाता है कि ऑन द स्पॉट पर्सन डेथ हो जाती है उसकी। तो एक शायद तक एक थोड़ा चिंता का विषय है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो और कोई इसके पीछे में रीज़न हो सकता है? बेसिकली जेनेटिक भी होता है। कहीं कहीं फैमिलीज में यंग डेथ्स होते हैं। बहुत कम लोग 50 साल की उम्र तक एक पहुंच सकते हैं। एक फेमस फिल्म फैमिली है जिनका मैं नाम नहीं कहूँगा, उस फैमिली में सब 50 साल के अंदर ही गुजर गए थे। आज से 30 साल पहले की बात है ये। तो ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। दूसरा क्या है कि लाइफस्टाइल है अभी की बहुत फास्ट हो गई है। लोगों को हर चीज़ कम समय में चाहिए, पैसा भी कम समय में चाहिए, फेम कम समय में चाहिए, डाइटरी हैबिट्स बिगड़ रही है, ज़्यादा ट्रांस फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हम लोग लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से, और डायबिटीज़ बढ़ गया है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, एंग्जाइटी बहुत है, स्ट्रेसफुल लोग हो गए हैं। तो उसकी वजह से भी शायद यंग लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं हिंदुस्तान में। और बेसिक कमजोरी तो है ही है और जेनेटिक है। एक लाइट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे हम बात करते हैं कि प्यार में मेरा दिल टूट गया, हाँ, तो एग्जैक्टली क्या होता है वो? मतलब क्या इसके पीछे फंक्शन होता है? अरे भाई, प्यार में तो दिल टूटता है, ये बात सही है। कवि और लेखकों ने हार्ट को एक बहुत रोमांटिक ऑर्गन बताया है। लेकिन मैं क्या बताऊं, उसमें हार्ट एक जो है वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग अवयव है शरीर का। बहुत अनरोमांटिक लुकिंग है और बहुत ही छोटा है, छोटे कद का है, 12 बाय 9 बाय 6 सेंटीमीटर, और 250 से 350 ग्राम का है। और यहाँ पे आता है, और बेचारा जब से पैदा हुआ है 70 साल तक वो धड़कता रहता है। तो दिल धड़कता जरूर है, लेकिन वो धड़कता किसके लिए है? वो पूरे शरीर के लिए धड़कता है। पूरे शरीर को शुद्ध खून और प्राणवायु पहुंचाने के लिए वो धड़कता रहता है, और उसके लिए उसको बहुत मेहनत करती पड़ती है। 1 मिनट में 70 टाइम्स वो धड़कता है, और 24 घंटे में 1 लाख बार वो दिल धड़कता है। और वो धड़कने ही लगता है,
दिल, वो एक गाना है, धड़कने लगता है मेरा दिल, तो वो जो है वो पूरा धड़कता रहता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। इसके जैसा पंप दुनिया में कोई किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया। ये जो ऊपर वाला बैठा है वही उसका ही इंजीनियरिंग का एक कमाल है कि ऐसा पंप बनाया जो 24 घंटे में एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है और 24 घंटे में 7,500 लीटर ब्लड पंप करता है। अभी आप सोचो कि अगर आप 70 साल जियोगे तो करीब 350 करोड़ बार हार्ट पंप करता है। और कितना गैलन या ब्लड पंप करता है वो शायद मैं कैलकुलेटर में भी शायद वो नहीं आएगा। तो ये एक मार्वलस चीज़ है। और जो बोलते हैं कि हार्ट को कंट्रोल करने वाले दो अवयव है। हार्ट का कंट्रोल एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करती है जो ब्रेन करती है, और वो अपने कंट्रोल में नहीं है। वो अपने आप ऑटोनोमिक यानी अपने आप उसका कंट्रोल होता है, आप समझे। तो उसमें 2 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं ब्रेन में से, एक सिंपैथेटिक बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक है वो फ्लाइट और फ्राइट, यानी जब आप टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस होता है, या आपको स्विमिंग करना है, आपको गेम खेलना है, आपको यहाँ पे बैठ के बात करनी है तो ये सब चीज़ों के लिए एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन नाम के 2 पदार्थ ब्रेन से आते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ाते हैं और आपको अलर्ट रखते हैं। और आप बहुत अलर्ट और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और हार्ट रेट बहुत बढ़ गया तो दूसरी सिस्टम है जो इमीडिएटली ट्रिगर ऑफ हो जाती है, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो एक पदार्थ प्रोड्यूस करता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन को, एसिटिलकोलिन। उससे हार्ट रेट कम होता है, मन शांत होता है, ब्लड प्रेशर नीचे आता है, जो अब मेरा हो रहा है थोड़े टाइम के बाद में आपके प्रोग्राम में आके। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। और दूसरी सिस्टम है वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसमें हार्ट का जो करंट आता है, जो बीट कैसा करता है, जो भी पंप हो, जनरेटर हो, उसको करंट तो मिलना चाहिए, बराबर। तो वो करंट हार्ट के अंदर ही भगवान ने बिठाया है और इसको बोलता है एस नोड, जो हार्ट के ऊपर आया है, जो विच इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, विच इज द पल्स जनरेटर ऑफ द हार्ट, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत आती है और वो बाद में नीचे जाती है एवी नोड में और बाद में पूरे वेंट्रिकल में। तो दिल ऐसे धड़कता है, पहले एट्रियम बाद में वेंट्रिकल, ऐसे कंटिन्यूसली ये पंपिंग चलता है। आप सोचो कि हार्ट कितना काम करता है और कितनी मेहनत करता है, क्या उसको रोमांस करने का टाइम मिलता है? डेफिनेटली नॉट। 24/7 चालू है। जो हार्ट है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि उसको भी एक ब्रेन है, तो क्या ये सच है? नहीं, मैंने अभी बताया ना, जो आप सवाल पूछते हैं, मैंने भी कहीं पेपर में पढ़ा था कि हार्ट को ब्रेन है। तो ब्रेन वो वही जो मैंने अभी बात की आपको वही बात है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो वहीं पे उसका रेगुलेशन होता है। हार्ट को कोई ब्रेन नहीं है। जब हम एज अ सोशल लेवल पे बात करते हैं तो हार्ट अटैक हम सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि एक पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, उसका ऐसा हुआ, ऑपरेशन हुआ, नहीं हुआ, वो एक्सपायर हो गया, ये चीज़ें सिर्फ हम नॉर्मल लेवल पे डिस्कस करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों होता है ये? हार्ट पूरे शरीर को खून पहुंचाता है, लेकिन पूरे शरीर को खुराक पहुंचाता है, लेकिन वो खुद को भी ज़रूरत है ना इतना काम करने के लिए, उसको भी थोड़ा खाने पीने की ज़रूरत है, तो उसको भी खून की ज़रूरत है। तो ये खून जो आता है हार्ट को, खुद को नरिशमेंट हार्ट खुद ही देता है एओर्टा के द्वारा में, कॉरोनरी आर्टरीज से। ये जो छोटी कॉरोनरी आर्टरीज है, आपको पता है उसका डायमीटर कितना है, जो पूरे हार्ट को जिंदगी भर ब्लड सप्लाई देता है, उसका डायमीटर यानी उसका व्यास सिर्फ 3 मिलीमीटर है और सिर्फ 3 आर्टरी है। और ये 3 आर्टरी द्वारा, ये कुदरत का करिश्मा देखो, कुदरत की कमाल देखो
कि ये 3 मिलीमीटर की नलियों से हार्ट को पूरा नरिशमेंट मिलता है और ये नलियाँ बहुत ही टॉलरेंट है। हम अपने हार्ट को, हम बहुत सारे अपने आप को खुद को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नलियाँ हमेशा सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्क उसकी तरह रहती है। लेकिन जब टाइम आता है तब वो भी थक जाती है, और जब उसमें अवरोध पैदा होता है जिसको हम प्लाक बोलते हैं, जब प्लाक बिल्डअप होते हैं, ये प्लाक बिल्डअप होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ी वैक्सी मटेरियल है, फैटी सब्सटेंस, कैल्शियम, फाइब्रिन, ये सब अलग अलग प्रकार के, जिससे ये नलियाँ हार्ड हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है, उसमें सूजन आती है और वो नैरो हो जाती है, उसका व्यास कम हो जाता है और खून कम बहने लगता है, तब आपको छाती में दुखना ये होता है। लेकिन कभी कभी ये जो प्लाक है वो रप्चर हो जाता है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है, और जब ये ब्लड क्लॉट होता है तब पूरी आर्टरी को 100% बंद कर देता है, और जब आप पूरी आर्टरी को 100% बंद करते हो तब दिल का दौरा तो आना ही है। तो दिल का दौरा ऐसे आता है। लास्ट ईयर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया, उसको कार्डियक अरेस्ट आया था। 9 बजे मैंने उसको खुद ने एडमिट किया हॉस्पिटल में। 11:30 बजे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ नो मोर। तो ये हमेशा क्या इतना ही ऑल ऑफ सडन होता है? कितने बजे फिर से बताइए? 9 बजे एडमिट किया और 11:30 को डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। CPR स्टार्ट कर दिया, कुछ 10:30 के आसपास चालू कर दिया। 45 मिनट्स तक उन्होंने ट्राई किए इलेक्ट्रिकली और मैन्युअली, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। ये सब ICU में हुआ? करेक्ट। उनको कैथ लैब में लिया गया, एंजियोग्राफी की? एंजियोग्राफी शायद तक नहीं की थी। नहीं की थी, छोटी हॉस्पिटल में होगा। छोटा हॉस्पिटल। देखिए, ये जो आपके दोस्त के अगर मैं बात करूं, बहुत सारे पेशेंट को ऐसा होता है। देखो, 2 प्रकार की अस्पतालें हैं। प्राइमरी है, जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स, जहाँ पे ICU रहता है, लेकिन ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी नहीं है। तो उस जगह पर शायद आपको, आपके दोस्त को मैसिव हार्ट अटैक आया होगा, तो उसको इमीडिएटली क्या आवश्यकता थी, वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल की, जैसे कि बड़ी बड़ी अस्पताल है बॉम्बे में, जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि कैथ लैब, कार्डियक कैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी और बाईपास होते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर पेशेंट हो तो शायद वो बच सकता है। मेजॉरिटी पेशेंट वहाँ पे बच सकते हैं। तो शायद आपके मित्र को ये हुआ था कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या होता है, अगर फैसिलिटी भी होगी लेकिन बहुत ही मैसिव अटैक होता है और पेशेंट जिसको हम बोलते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक में चला गया, तो उसमें अच्छी बड़ी हॉस्पिटल में भी पेशेंट को बचना कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है, मतलब उसके जो पंपिंग सिस्टम है वो बंद हो गई है, तो उसको कितना टाइम मिलता है ताकि वो फिर से हम उसको लाइफ दे सके? ऑब्वियसली डॉक्टर का ये पार्ट आता है, लेकिन एक जस्ट जनरिक मैं पूछ रहा हूँ। हार्ट अटैक जब आता है तब इसका गोल्डन आवर होता है, तो उस 1 घंटे के अंदर आपको मैक्सिमम उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। लेकिन ये गोल्डन आवर में हॉस्पिटल तक पहुंचना, बम्बई के ट्रैफिक में या कहीं भी अमेरिका में भी पहुंचना 1 घंटे के अंदर कभी कभी मुश्किल बन जाता है। तो वो गोल्डन आवर पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें क्या होता है, और आप कार्डियक अरेस्ट की जो बात की, तो कार्डियक अरेस्ट में तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो पेशेंट को ऐसे चेस्ट पे पंपिंग करते हैं 100 से 120 टाइम 1 मिनट में, वो कंटिन्यूस करना चाहिए ताकि हार्ट को सर्कुलेशन चालू रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ब्रेन को, क्योंकि हार्ट सहन कर सकता है, ब्रेन 4 से 5 मिनट ही सहन कर सकता है। अगर 4-5 मिनट में आपने पंपिंग अगर नहीं किया, CPR बहुत ही महत्व की चीज़ है, जहाँ पर फैसिलिटी हो या नहीं हो और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है, तो ये CPR करना बहुत ज़रूरी है। और वो करने से क्या है, ब्रेन का सर्कुलेशन एक्टिव होता है, तो आदमी वेजिटेबल नहीं बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट बच जाता है लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है, तो पड़ा रहता है वो ज़िंदगी भर बिना लाइक अ वेजिटेबल एक। तो उसके लिए CPR बहुत ही ज़रूरी है, और फिर बाद में आगे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं,
तो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ठीक है, प्रिवेंशन के लिए छोटा मोटा आप ले सकते हो, लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए उनका कोई एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो फॉलो नहीं करते हैं। उनके पास कोई डेटा नहीं है, उनके पास कोई स्टडी नहीं है, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, उसका एक्सेप्टेंस वर्ल्ड ओवर है। जो टेस्ट होती है, कोई भी एक टेस्ट होती है, तो ईसीजी एक प्राइमरी टेस्ट है कि जहाँ पे ब्लॉकेजेस वगैरह हमें पता चलते हैं, हार्ट की कंडीशन पता चलती है। तो ऑब्वियसली इसके साथ में बाकी भी टेस्ट रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी रह सकते हैं। तो ऐसे कोई अफोर्डेबल टेस्ट है कि जहाँ पे इफेक्ट भी प्रॉपर मिले और कोई भी वो टेस्ट कर सके रेगुलर बेसिस पे भी? या देखिए, हार्ट की टेस्ट इतनी कोई महंगी नहीं है। आप रेगुलरली चेक कराना चाहते हो तो आप एक ईसीजी ले सकते हो, जिसका कोई दूसरी एक स्ट्रेस टेस्ट आती है जो ट्रेडमिल पे आप चल सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड ज़्यादा नहीं करता हूँ। लेकिन वो भी एक यंग पेशेंट में आप कर सकते हो। हार्ट अटैक का अगर आपको डाउट है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो है ट्रोपोनिन आई क्वांटिटेटिव टेस्ट, जो 2-3 हज़ार रुपये में होती है, और उससे पता चल जाता है कि आपके अंदर कुछ हार्ट अटैक जैसी बात बन रही है या नहीं। ये कार्डियोग्राम से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, और वो टेस्ट ब्लड से होती है और उसका रिपोर्ट आधे पौने घंटे में मिल जाता है, तो उससे पता चल सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं। जब कोई एक मेजर सर्जरी रहती है, जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि एक मेजर सर्जरी है जिसमें एक्सपेंस भी काफ़ी है और प्लस जो टाइम लाइन जो है ऑपरेशन का वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे मे बी डेथ का भी थोड़ा सा एक रिस्क रहता है मे बी, तो ऐसे केसेस में हम जनरली सेकंड या फिर थर्ड ओपिनियन के लिए भी जाते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए नहीं कि फर्स्ट डॉक्टर के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, जस्ट इसके लिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं, और कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमें मिल सकता है क्या, बस ये जानने के लिए। तो एक जो कंक्लूसिव डिसीजन लेना है वो पेशेंट को या फिर वो फैमिली को, तो फिर वो कैसे ले सकते हैं ये तीनों डॉक्टर को मिलने के बाद में? देखिए, एक्यूट सिचुएशन हो, यानी कि हार्ट अटैक हो, और वहाँ पे हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं और हार्ट अटैक को रिवर्स कर देते हैं, उसमें तो आपको मौका नहीं मिलता है सेकंड ओपिनियन का। तो जो आप पहले डॉक्टर के पास हो या वो आप उनको चुन के गए हो, तो उनके साथ आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें सेकंड ओपिनियन लेने जाओगे तो टाइम निकल जाएगा। एंड टाइम इज़ अ मसल, आप याद रखिए। टाइम जितना आप बिगाड़ोगे उतना हार्ट को डैमेज ज़्यादा होएगा। तो उसमें आपको शायद मौका मिले ना मिले, लेकिन क्रॉनिक केस होते हैं जहाँ पे डॉक्टर, देखो कई बार मैं एंजियोग्राफी करता हूँ और ब्लॉक्स निकलते हैं, 3-4 ब्लॉक निकलते हैं। मैं बोलता हूँ आप बाईपास कराओ, बहुत सारे ब्लॉक है, एंजियोप्लास्टी से कोई मतलब नहीं। तो वो पेशेंट का कई बार पूछते हैं हमको, आप सीडी दे दो, हम दिखाना चाहते हैं। तो ये पेशेंट का अधिकार है, आप ओपिनियन ले सकते हो और उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आप खुशी से जाओ, लेकिन जब टेबल पे पेशेंट है और वहाँ पे 2 ब्लॉक है और उसको निकाल, वही सीटिंग में हम जो करते हैं उसमें कोई ओपिनियन की गुंजाइश नहीं बनती है। और ज़्यादा करके पेशेंट को हम प्राइम करके ही उनको पहले से मैं समझाता हूँ कि देखिए, ब्लॉक अगर निकले तो अगर आप सहमति दें तो हम उसी वक्त वो ब्लॉक के ऊपर स्टेंट या एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट बिठा देंगे। तो ज़्यादा करके पेशेंट को पता ही चलता है कि ये बात डॉक्टर ने बताई है, तो ज़्यादा उसमें वो डाउट नहीं करते हैं और मानते हैं। एटलीस्ट मेरे केस में तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मे बी वो एक डॉक्टर के एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, क्योंकि जैसा आपका एक्सपीरियंस है, आप जैसा प्रेजेंट करते हो खुद को, तो वो भी कंफर्टेबल आ जाता है कि हाँ, डॉक्टर बोले ये सही बात है और इसके साथ ही मुझे जाना है। हाँ, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरा पेशेंट का भी होता है, आजू बाजू वाले लोग, सगे लोग, संबंधी लोग, फ्रेंड्स लोग। यहाँ क्या है, सब लोग डॉक्टर बन जाता है उस वक्त, और सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो फिर अगर आप उस चक्रव्यूह में फंस गए तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। देखिए, जिसी के पास जाओ उसको उसके पास विश्वास से जाओ। कोई डॉक्टर अपना केस गंवाना नहीं चाहता है, जैसे कि कोई लॉयर कोई केस हारना नहीं चाहता है, वैसे कोई डॉक्टर को फेलियर नहीं चाहिए केस में। तो हर एक डॉक्टर अपनी तरह से ठीक काम करते ही है।
जो ये जो प्रोफेशन है डॉक्टर का, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि आपको वो एक बीच में जो टाइम चाहिए कि मुझे थोड़ा सा एक रिबूट करना है खुद को एक आधा एक घंटे के लिए, तो मे बी शायद तक वो भी नहीं मिलता होगा आपको। तो ये जो स्ट्रेस है इसको आप कैसे निकालते हो? देखिए, इन बिटवीन केसेस तो टाइम मिलता रहता है, तब हम हंसी मजाक कर लेते हैं, जोक्स कहते हैं, थोड़ा लाइट हो जाते हैं, या थोड़ा मोबाइल पे कोई फनी वीडियो देख लेते हैं इन बिटवीन, या कोई दोस्त मिल गया तो गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं। ये तो इन बिटवीन हो गया, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस को मैनेज करना एक डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उसके लिए आपको हॉबीज़ कल्टीवेट करने की भी मैं सब यंग डॉक्टर्स को सलाह देता हूँ कि एक गधे की तरह काम मत करो, एक इंसान की तरह जियो, और अपने में जो हुनर है उसको बाहर निकालो। तो ये हॉबीज़ होनी बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं अपने आप को डिस्ट्रेस करता हूँ, या मैं एक अच्छी क्रिकेट मैच देख लेता हूँ बीच में जब मुझे टाइम मिले, और संगीत सुनता हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ रहता हूँ, तो बहुत खुशी मिलती है मेरे को। तो ये सब चीज़ें तो आदमी को करना ही चाहिए ना। टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी हो, प्रधानमंत्री से लेके हमारे जैसे छोटे मोटे डॉक्टर, सभी को करना ही पड़ता है। करेक्ट। जैसे हम स्लीप के बारे में अगर बात करते हैं, सोने के बारे में, स्लीप के बारे में, तो ये हमारे सिस्टम को पूरा रिबूट करता है। लेकिन हार्ट का और स्लीप का डायरेक्ट क्या रिलेशन है? मतलब कितना स्ट्रॉन्ग करता है एक हार्ट को? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि स्लीप इज़ अ वेरी निग्लेक्टेड थिंग। लोग स्लीप को बोलते हैं अरे यार ये तो सोता है, यानी कोई पाप कर रहा है। ये क्या है कि स्लीप इज़ लाइक अ रिचार्ज, जो आपने बहुत अच्छी तरह से बचाया। वो रिबूट करता है, कंट्रोल ऑल डिलीट मार के पूरा आपके सिस्टम को रीस्टार्ट करता है। स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोने से आपके शरीर को तो आराम मिलता है, लेकिन माइंड को आराम मिलता है, और इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है, आपका दूसरा दिन जो आप पीसफुली अगर सोए हैं तो वो भी आपका अच्छी तरह से जाता है, आपको अच्छे विचार आते हैं। तो एक अच्छी तरह से 7 घंटे सोना नियमित, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है आजकल के बच्चे, आजकल के नौजवान, वो एक जन मुझे बताया कि डॉक्टर मैं भूल ही गया कल सोने के लिए। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं बोला यार तू भूल कैसे गया? बोला इतना काम था मेरे को। तो ऐसे भी होता है, मैं मानता हूँ, हमने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि जहाँ पे हम 2-3 घंटा सोए हैं। मेडिकल स्कूल में थे तभी बहुत पढ़ते थे, बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो पूरी रात कॉफ़ी पी के पढ़ते थे, और तो ये सब होता है। बट स्लीप होना एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप वो दिनों को मिस करते हो कि जब 2-3 घंटे आप सोते थे? ऑब्वियसली अभी तो नहीं होगा, क्योंकि एज और एक्सपीरियंस और ये सब मैटर करता है अभी, लेकिन वो दिन मिस करते हो, दोस्तों के साथ रहना, पढ़ाई के करना? मेरे को कांटे आ गए, मैं उससे बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के इतने फॉर्मेटिव दिन थे, और एक एक स्ट्रगल जो हमने की है, मैं, मेरे साथ में मेरे बहुत सारे साथियों ने, तो उसकी याद आती है। कभी लगता है कि मैं हॉस्टल में जाके देखूं तो इमोशनल हो जाता हूँ मैं। बहुत ही उसने हमको बहुत सिखाया है, और भगवान ने ये स्ट्रगल दिया, उसी की बदौलत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे। वो होता है सर, काफ़ी बार हम कॉलेज के थ्रू जा रहे हैं तो यंग लड़के दिखते हैं कि खेल रहे, मस्ती कर रहे, तो वो पुराने दिन याद आते हैं कि अरे हमने भी ऐसे किया था। या सर, ये जो योगा टीचर्स रहते हैं या फिर योगा गुरुज रहते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि आप योगा करो, मेडिटेशन करो, या फिर वॉक लिया करो। तो एज अ डॉक्टर, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, आप क्या सजेस्ट करते हो कि हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है? वेल, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। जो 50 साल के बाद आप वॉकिंग करो, लेकिन योगा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये 5,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है योगा की। मैं खुद योगा करता हूँ, और कल ही हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया
एक साथ में 2,80,000 लोग ने साथ में वाओ। ऑनलाइन योगा किया, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज की तारीख में। वाह। तो वहाँ पे मेडिटेशन और थोड़े सूर्य नमस्कार किए, बट 2,80,000 पीपल ऑनलाइन टुगेदर। तो मैं तो योगा का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, और योगा से मुझे फ़ायदा हुआ है। आपने पहले सवाल पूछा कि ये यूथफुलनेस, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब कैसे आता है, ये स्माइल, तो वो योगा की वजह से आया है। मैं सच्ची बताऊँ, वो इतना उसमें जो क्या होता है कि योगा करने से ये जो लव हार्मोन्स, जो 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 अच्छे हार्मोन्स है, वो एंडोर्फिन्स वगैरह, वो सब सीक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे हार्मोन्स, ये इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और इसमें आपका फील गुड फैक्टर भी बहुत बढ़ता है, और ये फील गुड फैक्टर बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहने के लिए। तो मैं तो सबको रेकमेंड करूँगा, योगा करिए आप, बहुत अच्छी है। वही सर, जब मैं हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, मैं आपको मेल से कांटेक्ट किया था और फटाक से आपने मुझे कॉल किया कि क्या है पॉडकास्ट, कैसा है। तो जनरली क्या होता है कि जब कॉल आता है मुझे कि क्या है पॉडकास्ट, कैसे करना है, तो एक थोड़ा सा उनमें डाउट रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा करके ये चीज़ें। लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन था, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे मैं इनको पहले से जानता हूँ क्या, कि इतना एनर्जेटिकली बात कर रहे हैं। अदरवाइज इतनी एनर्जी फर्स्ट कॉल में नहीं रहती है। हाँ, जब रेगुलर कॉल होते रहते हैं तब वो एनर्जी मैच हो जाती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम में आपने एनर्जी शेयर किया, तो एक ऐसा लगा कि वाओ, कोई अच्छे पर्सन से मिल रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर दैट। क्या है कि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हम सबको डाउट की नज़र से देखते रहते हैं, लेकिन आपका इंटेंशंस प्योर है, आपकी नीयत साफ है, आपका माइंड साफ है, आप क्लियर सोचते हो, आप अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए इक्वल सोचते हो, तो डर किस बात का। जैसा भी हमने योगा की बात की, तो वैसे आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट मत यूज़ करो, एक लिमिट तक यूज़ करो। तो इसके पीछे में एग्जैक्ट क्या रीज़न है? वेल, आपने सुना होगा कि सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का आजकल बहुत बात चलता है। तो सैचुरेटेड फैट जो होती है, वो जो भी फैट सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, वो सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, जो हार्ट के लिए नुकसानकारी है। और अनसैचुरेटेड फैट है, जैसे ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और दूसरी सारी चीज़ें, फिश ऑयल, तो वो हार्ट के लिए अच्छी होती है। और ट्रांस फैट है, जैसे कि ये फ्रेंच फ्राइज़ है, बर्गर है, हमारे वर्ल्ड फेमस वड़ा पाव है, ये सब समोसे हैं, ये ट्रांस फैट के मालिक है, और ये हार्ट के लिए सबसे ख़राब है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि यूट्यूब में अमुक रील्स आते हैं, इंस्टाग्राम में, जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टरी बातें करते हैं, और वो बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो वही बोलते हैं जो आपको सुनना है। करेक्ट। और हम लोग क्यों इतने पॉपुलर नहीं है कि हमें वो सुनना नहीं है आपसे। आपको सुनना नहीं है वो, लेकिन सत्य वचन हमेशा कड़वा होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। तो इसके लिए, तो आपका सवाल क्या था पहले, तो मैं थोड़े डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट जो किसे, डेयरी प्रोडक्ट क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है चीज़, होल फैट मिल्क, फैट दही, हाँ, और क्रीम और आइसक्रीम और थिक लस्सी। These are all dairy products that has been asked to be avoided because they contain saturated fat. और saturated fat है वो शरीर का जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, LDL, उसको बढ़ाती है, और उसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो लोग वैगन्स हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज दे अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो नामुमकिन है। अगले 2 सवाल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ पूछूंगा कि सपोज एक पर्सन है जिसका एज अराउंड 30 है, अर्ली 30s में है, उसको हार्ट अटैक आ गया है। तो हार्ट अटैक आने के बाद में क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? नॉर्मल लाइफ इन द सेंस, जैसा स्पोर्ट्स हो गया, हैकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया,
उसकी इंटीमेसी लाइफ हो गई, ये सारी चीज़ें वो एंजॉय कर सकता है अपनी लाइफ में? वेल दैट डिपेंड्स कि उसको हार्ट अटैक आ गया ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसने क्या सही ट्रीटमेंट ली है। उसने अगर एंजियोप्लास्टी करवाई है, या बाईपास तो बहुत कम होते हैं ये उम्र में, तो अगर उसने स्टैंड वगैरह बिठाया है और ठीक है, और उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट, वो ठीक है 45 और उसके राउंड अबाउट है, तो वो सब नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, इंक्लूडिंग गेमिंग, इंक्लूडिंग going back to work. He's fully certified to fit to go to work. He can have sex with his partner, no problem at all. They can become as they जितने हो सके उतने वो नॉर्मल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार अटैक आ गया है तो ज़िंदगी का अंत होगा, अंत आ गया है और हम आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मेन चीज़ है कि उनका जो पंपिंग है वो 40-45% से थोड़ा ज़्यादा होए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना उनको थोड़ी एक्टिविटीज़ में रिस्ट्रिक्शन लाने पड़ते हैं। यू अंडरस्टैंड? यस। तो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो उसमें उसको पैसिव हो जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती है जो हमको, मैं पर्सनल लेवल पे हर पेशेंट को गाइड करता हूँ और उनको समझाता हूँ। मेन थिंग जो है, जो खौफ, डर, फियर, उसको निकाल देना चाहिए, जो मैं निकालने में एक्सपर्ट हूँ, और पेशेंट को एकदम शांत कर देता हूँ। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सब आते हैं बॉडी में जो आपको मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आया है तो ज़िंदगी का अंत हो गया, नहीं, ये तो शुरुआत है लड़ने की। सपोज एक पर्सन है जिसका एज अराउंड 32 है, उसको वो टाइम पे एक बच्चा भी हो गया है और एट द एज ऑफ 35 उसको हार्ट अटैक आ गया है। अभी हम ऐसा कहते हैं कि हम जब हमें बच्चे होते हैं तो हमें जेनेटिकली, मतलब डीएनए तो ट्रांसफ़र करती है, प्लस साथ ही साथ जेनेटिकली हमारे डिसीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बच्चा होने के बाद में अगर हार्ट अटैक आता है तो जेनेटिकली वो हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिसीज़ उसने ऑलरेडी ट्रांसमिट कर दिया रहता है? 100% it is transferred, or that is where the risk factors of heart disease come, where this factor comes into the irreversible category, जो अपन रिवर्स नहीं कर सकते। वो बच्चा अपना फादर चूज नहीं कर सकता है, वो तो ऑलरेडी पैदा हो गया है। तो वो उसका मतलब ये नहीं कि उसको अटैक आएगा, मीन्स बहुत सारी मेथड्स है जिसकी वजह से उसको थोड़ा दूर किया जाए, ऐसा है। जो आपने वही वर्ड यूज़ किया था, इरिवर्सिबल, तो ऐसे कौन से टाइप्स है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल क्या है ऐसे? हाँ, तो ठीक है, तो हार्ट अटैक का कारण क्या है, हार्ट अटैक क्यों आते हैं? उसके दो मेन कारण है। एक तो है इरिवर्सिबल, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो कुदरत की देन है। जेनेटिकली हमने जो बात जो है एज, जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट अटैक क्या होना चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है तुम्हारा जेंडर, सेक्स, फीमेल को कम चांस है, मेल को ज़्यादा है, पुरुष को ज़्यादा होते हैं। वाकई मेनोपॉज के बाद मैन और वुमन दोनों सिमिलर रिस्क हो जाता है। और तीसरा है जेनेटिक, जो आपने बताया कि कम उम्र में, देखो किसी के फादर को 90 साल में अटैक आया और मदर को 85 में अटैक आया, उसका मतलब नहीं है कि वो आप जेनेटिक हो गए। वो साल की उम्र में जाना तो नॉर्मल है, लेकिन तो उसको फैमिली हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। फैमिली हिस्ट्री किसको बोलते हैं? जब आपके माता पिता को 40 में 45 में अटैक आया था, माता या पिता को या दोनों को 45 ना राउंड अबाउट दैट, उसको जेनेटिक बोलते हैं। आप समझे? ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर द 3 इरिवर्सिबल फैक्टर्स। क्योंकि हमारे माइंड में वही चलता है कि अगर हार्ट अटैक किसी भी एज में आ गया मतलब वो जेनेटिकली हो गया। नहीं, वो गए बेचारे 90 साल के, तो वो अपनी उम्र के तकाजे पर गए, मीन्स उनकी उम्र हो गई थी जाने के लिए, तो वो होता है। तो उसका मतलब नहीं है अगर उसका बेटा हो 70-75 साल का तो वो टेंशन में आ जाएगा, मुझे फैमिली हिस्ट्री है। अरे भैया यू ऑलरेडी लिव 75 ईयर्स, अब आएगा नहीं आएगा क्या फ़र्क पड़ता है। इन शॉर्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू लिटिल लाइट हार्टेडली,
बट इनको फैमिली हिस्ट्री नहीं बोलते। तो ये बात हो गई इरिवर्सिबल की। और जो रिवर्सिबल है, जो आज की तारीख में बहुत ही ऑनगोइंग है, ट्रेंडिंग है, वो सब जो रिवर्सिबल है वो आज की लाइफस्टाइल के बदौलत है। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिजीज़ है जो हार्ट अटैक देते हैं, एक मिथ है कि कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट अटैक होता है। कोलेस्ट्रॉल अकेला क्या करता है बेचारा? कोलेस्ट्रॉल अकेला नहीं कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो हार्ट अटैक देते हैं। इरिवर्सिबल देख लें, रिवर्सिबल में लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स, ये बहुत महत्व है, जो सब लोग सुने तो अच्छा है और उसका कंट्रोल करें। एक तो है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, फॉल्टी डाइट हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हार्ट अटैक जल्दी आने में बहुत मदद करती है। तो उसको आप कंट्रोल में करिए। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह है तो आप उसको कंट्रोल करें तो डेफिनेटली आपका रिस्क कम हो जाएगा। आप समझें? काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट रहती है, मतलब एक लिमिट तक आप वो चीज़ को करते हो तो तब तक के लिए वो ठीक है। जैसा स्मोकिंग के लिए भी काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ मैं तो सिर्फ एक ही सिगरेट लेता हूँ दिन में, तो मुझे कुछ होगा नहीं। या फिर ड्रिंक्स में भी मैं सिर्फ महीने में एक ही बार ड्रिंक्स लेता हूँ तो मुझे कुछ होगा नहीं। तो एक्चुअली ऐसा कुछ लिमिट है इसका? देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई एक ड्रिंक ले तो नहीं हो, 2 ड्रिंक ले तो होगा, ऐसा कोई देखो डेटा नहीं है। इसलिए हम डॉक्टर्स कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा ना हो तब तक उस पर कमेंट करना, टिप्पणी करना, ये गलत बात है। अपने अपने हिसाब से लोग लेते रहते हैं, लेकिन जो भी करो स्मोकिंग के सिवा आप कंट्रोल में करो तो कोई नुकसान नहीं है। जो हमने अभी रीज़न डिस्कस किए हार्ट अटैक के लिए, तो इसमें और कोई बाकी है रीज़न या फिर यही एक मेन रीजन रहते हैं? जैसे डायबिटीज़ हो गया, लैक ऑफ स्लीप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और कोई रीज़न है जो हार्ट अटैक को ज़्यादा ये करते हैं कि हो ही सकता है करके? नहीं, ये स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस में भूल गया। आजकल जो स्ट्रेस और एंजाइटी है, लोगों को बहुत टेंशन है, हर एक चीज़ में टेंशन करते हैं। अरे बेटा स्कूल पहुंचा के नहीं, ये पिताजी ने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरे हस्बैंड तो घर में ही डायरेक्टली आएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, ये सब ये टेंशन वाली जो बात है ना, स्ट्रेस को छोड़ो, रिलैक्स रहो, ये सब चीज़ों से हो सकता है। ये सब साइकोलॉजिकल। काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन नॉट इन द टर्म ऑफ हार्ट अटैक वाला, लेकिन एक कभी कभी हमें लगता है कि हमारे चेस्ट के ऊपर किसी ने वेट रख दिया है, या फिर एक रेगुलर एसिडिटी होती है 10 दिन में, 15 दिन में, एक वो रेगुलर इंटरवल चलता रहता है उसका। तो क्या ये दोनों चीज़ें हार्ट से रिलेटेड है? रिलेटेड है और नहीं है, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, डॉक्टर के ऊपर आप कैसे हिस्ट्री एलिसिट करती हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मिथ है कि हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, ये सही भी है और गलत भी है। चेस्ट पेन होता है, लेकिन कई लोगों में हार्ट अटैक आता है बिना चेस्ट पेन। हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है गैस इंडाइजेशन। मेजॉरिटी जो गैस इंडाइजेशन, हैवीनेस, वो क्या समोसे खाया 2-3 तो थोड़ा हैवी हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो ज़्यादा करके हार्ट वाली होती है। तो मेरी यही लोगों से ये है रिक्वेस्ट है या सजेशन है कि जब ऐसी चीज़ें हों तो उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि साइंस इज़ मेडिसिन इज़ नॉट मैथमेटिक्स। यहाँ पे 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 22 भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक में चेस्ट पेन ही होना है। किसी को सिर्फ लेफ्ट आर्म में पेन होता है, किसी को जॉज में पेन होता है, कई लेडीज़ में खाली टूथ एक होता है। मैंने बहुत सारे यानी काफ़ी केसेस देखे हैं जब टूथ पेन आया है, नेक में पेन होता है, ईजी फटिगेबिलिटी, थोड़ा कुछ चले तो थक गए, ब्रेथलेसनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, और जब फुल फ्लेज हार्ट अटैक होता है तब कन्फ्यूजन,
एसी में बैठे और पसीना पसीना। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे चिन्ह हैं, ऐसा नहीं कि सबको चेस्ट पेन होना है। उसी में ये जो गैस है वो बहुत महत्व की चीज़ है, खास करके हिंदुस्तान में, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बावल कॉन्शियस कंट्री। आप समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सब लोग गैस गैस करके उसको छोड़ देते हैं और एंटासिड खाते हैं और सो जाते हैं और सुबह में उठते नहीं। मैंने तो असंख्य पेशेंटों को मैंने ये गैस के ऊपर डायग्नोस किया है और उनको रिक्वेस्ट की है कि भाई आप एक सिंपल टेस्ट कराओ ब्लड की, फाइंड आउट कि इट इज़ ट्रूली गैस एंड नॉट हार्ट। रूल आउट हार्ट। हार्ट एक बार रूल आउट होगा तो आप फिर जाओ गैस की गोलियां खाओ। आप समझे? जब हम कोई टेस्ट करते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट हो गया या फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट कर लो, तो सबका ध्यान जाता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, और कोलेस्ट्रॉल को हम विलन बना देते हैं कि अरे यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तेरा कुछ ठीक नहीं, अभी कम करना पड़ेगा इसको। तो कोलेस्ट्रॉल को हम विलन क्यों बनाते हैं और उसका क्या काम है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? वो विलन भी नहीं है, लेकिन एक बहुत महत्व का एक्टर है हमारे शरीर में। ये गलत है कि उसको हम विलन मानते हैं। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है बॉडी को, ब्रेन को, उसमें जो सब न्यूरोट्रांसमीटर सब कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ब्रेन छोड़ो, हर एक कोश, हर एक सेल, सबकी सेल मेम्ब्रेन है जो बाहर की, वो मेम्ब्रेन सब कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। आप हार्मोन्स देखो, टेस्टोस्टेरोन, देन ईस्ट्रोजन, ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल बिना ये बनते नहीं है। दूसरे भी सारे हार्मोन हैं। और दूसरा क्या है, विटामिन डी का सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल करता है। तो भाई ये कोलेस्ट्रॉल बुरा कैसे? लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के भी कई प्रकार होते हैं और उसमें ये सब हीरोज में एक विलन भी है और वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा होता है। और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना भी ज़रूरी नहीं है। शरीर को जितना कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है उतना वो, उससे वो काम चला लेता है। लेकिन आप फिर ट्रांस फैट मीन्स अपना जंक फूड खाओ, ये सब खाओ, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत खाओ, फिर ये पोर्क, चिकन, मटन, ये सब हैवी चीज़ें आप बहुत खाओ, तो डेफिनेटली जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है खास करके वो बढ़ जाता है। एंड दैट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का क्या है, वो उस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है जो चर्बी को लीवर से लेके हार्ट की नलियों में डिपॉजिट कर जाता है। और दूसरा है, अच्छा, जो हीरो अपने फिल्म का हीरो है, वो हीरो, उसका नाम भी एचडीएल है, एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो क्या करता है, जितनी चर्बी हार्ट में जमा होती है उसको वापस लीवर में बिठा देता है। तो दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और जब हम कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने की बात कहते हैं तभी हम टारगेट करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो अगर आपका ज़्यादा है तो उसको अवश्य उसको रिड्यूस करना, और मेजॉरिटी वो दवाई से रिड्यूस होता है। डाइट से या फास्टिंग करने से सिर्फ 10% वो रिडक्शन होता है, लेकिन आपको 90% चाहिए तो एक स्टैटिन करके दवाई आती है, वो लेनी ज़रूरी है। लोग बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, बहुत सारी रील्स देते हैं, लेकिन मैं जो आपके सामने जो भी मैंने आपके समक्ष में बोल रहा हूँ वो डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसके पीछे हज़ारों लाखों एविडेंस है जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे हमने अभी बात की कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल का लिमिट कितना रहना चाहिए कि उतना लिमिट हमारे लिए अच्छा है? जो आई गेस एलडीएच के बारे में हमने बात किया था। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में आप जब कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट कराओ तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का कोई वैल्यू नहीं है। द वैल्यू इज ऑफ एचडीएल एंड एलडीएल। एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल आपका 40 या 45 और उसके अबव रहेगा तो बहुत अच्छा है, और एलडीएल है वो आपका 100 के नीचे होना चाहिए, एक्चुअली डबल डिजिट में होना चाहिए, तब आप एकदम सेफ हो। ये सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूँ, और वो लेवल आप लाके रखोगे और हमेशा उसको मेंटेन करोगे, आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। जो हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की अभी, तो लो ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर, मोस्ट ऑफ द लोगों को
कुछ ना कुछ एक रहता ही है। तो ऐसा कौन सा ब्लड प्रेशर है कि जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं रहता है? देखिए, लो ब्लड प्रेशर एक अलग एंटिटी है, हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर तो अच्छा है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन ब्लड प्रेशर की मैं एक बहुत मज़ेदार बात करता हूँ आपको, जो लोगों को पता नहीं है, और वो है कि 80 से 90% लोग को हाई ब्लड प्रेशर के चिन्ह या सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होते। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, और ये जितना भी हाई ब्लड प्रेशर है वो एक्सीडेंटली डिटेक्ट होता है। कि कोई फादर को लेके गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास, फिर बोलते हैं सर मेरा भी ले लो ज़रा ब्लड प्रेशर, तभी लेते हैं तो मालूम पड़ता है उसका हाई है। तो एक रीडिंग से हाई नहीं होता है, 2 3 4 हम रीडिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले लो। तो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम नहीं होना ये बहुत ही भयानक चीज़ है, और इसी के लिए उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। ये पीछे से छुरा मारने वाली बात है हाई ब्लड प्रेशर का। और वैसे 20% लोग हैं जिनको सिम्टम्स होते हैं, समझे? तो वो सिम्टम्स क्या है हाई ब्लड प्रेशर के, कि आपको ऑक्सीपिटल हेडेक होना, सुबह में आप उठते हैं और पीछे सर में दर्द होता है, या फिर चक्कर जैसा आना, या फिर थोड़ी धुंधलाहट दिखना, बैलेंस चले जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, कभी कभी यानी सांस फूलना, कभी कभी चेस्ट पेन होना। तो ये सब चिन्ह है उसके। तो हाई ब्लड प्रेशर को साल में एक बार तो आप चेक करवाना ही चाहिए। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल है तो उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ही आवश्यक है। वरना क्या होता है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करोगे, डॉक्टर तो बोलता है उसका काम है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। ये लोगों का नॉर्मल मेंटालिटी है, मेरे को कुछ होता तो नहीं है, मैं क्या क्यों लूँ दवाई, 150-100 में क्या लेने का, ठीक है मैं नमक कम कर दूंगा। ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता बढ़ता ऐसे लेवल पे आता है कि वो 3 टारगेट ऑर्गन है उसको डैमेज करता है। एक तो है आँख, जिसमें तुम्हारा आईसाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, विजनरी प्रॉब्लम होता है। दूसरा ब्रेन, जहाँ पे पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाता है। तीसरा है हार्ट, जहाँ पे हार्ट अटैक आता है। और चौथा है किडनी, जहाँ पे किडनी फेल होके डायलिसिस लग जाती है आपको। तो कहने का क्या है कि ब्लड प्रेशर को हमेशा अपने हेल्थ चेकअप लिस्ट में टॉप पे रखो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ये कभी आपको डसेगा। हार्ट अटैक में हमेशा बात होती है स्टेंट्स की, तो ये स्टेंट्स कैसे वर्क करता है, क्या होता है ये? नहीं, ये जो पूरा प्रोसेस है उसको बलून एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। 1977 17 सितंबर को एंड्रिया ग्रुंजिग ने ये टेक्निक डेवलप की, जहाँ पर उन्होंने नली में जाके कितनी 3 मिलीमीटर की नली के अंदर जाके एक फूका फुलाया, और फूका फुला के फोड़ा ने वो फूका बंद करके वापस आ गया, और वो नली उसने खोल डाली। तो वहाँ पे एंजियोप्लास्टी की शुरुआत हुई 1977 में, और उसके बाद में वो डेवलप होती गई। और बाद में देखा कि खाली बलून से आप डायलेट करते हो तो वो आर्टरी वापस, अभी आर्टरी ऐसी चिटक गई है, आपने डायलेट किया तो वो आर्टरी बड़ी हो गई है, लेकिन आपने खाली बलून से डायलेट किया तो वापस चिपक जाती है। तो उसके लिए स्कैफोल्ड, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, कि कॉलेप्स ना हो वो तरह एक स्प्रिंग डालते हैं जो आर्टरी को वैसे की वैसे रखे। ये नली ऐसी बंद है, अभी आपने खोल दी तो खुल गई, वापस बंद नहीं हो इसके लिए अंदर स्प्रिंग बिठा दी। वो स्प्रिंग को हम स्टेंट बोलते हैं। और स्टेंट बनते हैं स्टेनलेस स्टील के, ज़्यादा करके कोबाल्ट, क्रोमियम, प्लैटिनम, मिक्स अलॉयज, ड्रग वाले आते हैं, बिना ड्रग के आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। और वो स्टेंट की वजह से क्या है कि खुली हुई नली लंबे समय तक खुली रहती है। हम भारतीयों एक काफ़ी अच्छी एक हैबिट है कि हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ भी हुआ, बुखार आया, बैक पेन हुआ, बॉडी पेन हुआ, डॉक्टर ओवर द काउंटर रहते हैं फार्मेसी में, और जो भी मेडिसिन है उसको कंज्यूम करना चालू करते हैं। और ये रेगुलर प्रैक्टिस रहती है, इसमें कोई हम ब्रेक नहीं करते कि कंटिन्यू चालू रहता है ये। तो ये जो मेडिसिन है, पेन किलर्स जिसको हम कहते हैं, तो इनकी वजह से क्या हार्ट को इश्यू होता है?
सेल्फ मेडिकेशन की जो प्रथा है, आज क्या है कि गूगल ने बहुत सारे डॉक्टर बना के छोड़ दिए रास्ते पे। हर गली गली में गूगल डॉक्टर्स हैं और वो अपने आप को अपने सिम्टम डाल देते हैं अंदर और गूगल पूरी उनकी जन्म कुंडली दे देता है। लेकिन गूगल अपना काम करता है, अपने को अपना काम करना है। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है वो गलत बात है। और ख़ास करके जो पेन किलर्स है, वो जो मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन इबुप्रोफेन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs, ये ड्रग लोग पॉप करते रहते हैं। उसकी वजह से हार्ट अटैक और किडनी फेल होने का चांसेस बहुत है और बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। और केमिस्ट को फ़ोन करता है, केमिस्ट भेज देते हैं। ये गलत है। सेल्फ मेडिकेशन कैन किल यू। प्लीज़ डोंट डू इट। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। जब हम जॉब चालू करते हैं तो जॉब में हमारे साथ में इंश्योरेंस आ जाता है जो हमारे पगार से कट होके हमें मिल जाता है। तो जनरली एट द एज ऑफ 40 तक हम यही सोचते हैं कि हमें और इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके वो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हम ये सोचते नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि एज अ डॉक्टर कि हमें इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, कब से लेना चाहिए, और एक फैमिली अगर है तो फैमिली के लिए कितना चाहिए? ये बहुत ही महत्व का सवाल है आज की तारीख में, क्योंकि आजकल मेडिकल कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसके लिए एक अच्छी ट्रीटमेंट के लिए, एक अच्छी हॉस्पिटल के लिए एक बढ़िया इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे भी आप यंग हो तब से आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरना शुरू कर दो, ताकि आप थोड़े पैसे में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस आप ले सकते हो। आप समझे? तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से 20 साल या 25 साल के हो, आप इंश्योरेंस चालू कर दो। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स को छोटी उम्र में करवाया है और बड़ा इंश्योरेंस करवाया है, ताकि जब वो बड़े हुए, उनकी उम्र बढ़े और उनको प्रॉब्लम हो, तब ये बड़ा अमाउंट जो आज लगता है वो सही होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है। तो उसको मद्देनज़र में रखते हुए ये इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी कंपनी ने अपना इंश्योरेंस किया है, ठीक है, आप अपना साइड बाय साइड भी एक बड़ा इंश्योरेंस करो, क्योंकि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अपने खुद की रक्षा करना, जब आप जिंदा हो, जब आप जीवित हो, वो बेहतर है रादर देन लाइफ इंश्योरेंस। जो पैसा मिलेगा वो आपके बाद में लोग मज़ा करेंगे। उससे अच्छा है कि आप जब जिंदा हो तब आप अच्छी ट्रीटमेंट लो और शांति से जी सको। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ऑब्वियसली डॉक्टर के रिलेटेड ही है। काफ़ी बार हमने देखा हुआ है कि जब हम कोई डॉक्टर केस हैंडल करते हैं, वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो डॉक्टर अपने इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाइड करके रखते हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो इतना बता दें कि केस डिफिकल्ट था, हमने अच्छे से हैंडल किया और वो हो गया। एक हल्का सा स्माइल भी रहता है चेहरे पे, लेकिन जैसा एक क्रिकेटर रहता है, सेंचुरी होने के बाद में उछल कूद के खुद का एंजॉय करता है, वैसा डॉक्टर को कभी देखा नहीं है कि हाँ, एक डिफिकल्ट केस था जो मैंने हैंडल कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया है। तो डॉक्टर अपना इमोशन कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, ये क्रिकेटर्स जो करते हैं ना, वो आजकल एक्टर्स भी हो गए हैं। उनको पता है कि पूरा कैमरा उनके ऊपर है, हमारे ऊपर कहाँ कैमरा है। तो हमको ये ड्रामाबाजी करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इमोशन तो हम दिखाते ही हैं जब केस अच्छा होता है, कॉम्प्लिकेटेड केस, तो हमारी खुशी, हम खुशी से फूल जाते हैं और पेशेंट को इमीडिएटली मालूम हो जाता है। और एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन मैं जब करता हूँ, मैं बोलता हूँ वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, दैट्स अबाउट ऑल। वो ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? और प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। आप देखोगे कि हमने जो काम किया है वो कितना चलेगा, कितना अच्छा चलता है, दैट्स गुड इनफ। उसमें ड्रामा का रोल नहीं है। जैसा अभी बीच में हमने बात किया था हार्ट अटैक और जेंडर के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली एक स्टडी कहती है कि जो मेन है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा हो सकते हैं या फिर होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो इसके पीछे में क्या रीज़न है? मतलब एक थोड़ा सा एलोबरेट करके आप बताएंगे? हाँ, मैन के रिस्क फैक्टर्स अलग है ना। मैन में स्मोकिंग है, जेनेटिकली ऑल्सो मैन उनको ज़्यादा चांसेस है वुमेन से। मैन में स्ट्रेस भी बहुत है, मैन में बीमारियां भी बहुत है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, उसका इंसिडेंस ज़्यादा है।
सो और जेनेटिक तो मैंने बताया, तो उसके कारण उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन वुमन का जो हार्ट का प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, क्योंकि आज तक कोई आदमी किसी औरत को समझ नहीं पाया। सही है? सही है। उसी तरह से वुमन का जो हार्ट डिजीज है वो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको जो सिम्टम्स नहीं होते हैं जो नॉर्मली सबको होते हैं। उनको छाती में दर्द बहुत कम होता है, उनको छाती में दर्द के बिना थोड़ा मतलब हल्का हल्का सा दुखता है या थोड़ा चक्कर आता है, जरा घबराहट होती है, बहुत थक जाती हूँ मैं आजकल, ऐसे होता है उनको। तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर यहाँ जड़बे में दुखता है, ये मेरी गर्दन बहुत दुखती है। तो उससे क्या होता है, ये डायग्नोस नहीं होता है टाइम पे। एक तो हस्बैंड बोल देता है कि भाई ये चलो छोड़ो, अभी तुम पिक्चर में जाकर बैठते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ये गलत है। थोड़ा उनको भी, वुमन के प्रॉब्लम को भी थोड़ा सीरियसली लीजिए। उनके सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं जेनेटिकली। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डायग्नोसिस मेथड्स ऑल्सो। अगर एंजियोग्राफी भी करो तो आदमियों में, मेन में टिपिकल ब्लॉकेजेस निकलते हैं जो हम आर्टरी में देखते हैं, नलियों में रुकावट, प्लैक्स होते हैं बड़े बड़े, जो वुमेन्स में नहीं होते हैं। बहुत सारी वुमेन्स में चेस्ट पेन होता है, कार्डियोग्राम खराब रहता है, सब रिपोर्ट खराब रहते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं तो नॉर्मल आती है। तो बोला ये कैसे? लेकिन उसका कारण है। उसका कारण ये है कि वुमेन में माइक्रोवास्कुलर डिजीज होता है, छोटी छोटी एकदम कैपिलरी टाइप में, जो एंजियोग्राफी में भी नहीं दिखती है, वहाँ पे ब्लॉक रहता है। तो उसके कारण उनको पेन तो होता ही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें होने से वुमन एंड हार्ट डिजीज आर लिटिल ट्रिकी थिंग्स, और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एक्सपर्ट उसको पकड़ सकता है सोच समझ के करे तो। और क्या है, वुमेन में ट्रंकल ओबेसिटी भी है, डायबिटीज़ का भी प्रमाण थोड़ा ज़्यादा है, ये सब चीज़ों से भी हार्ट अटैक उनको आता है। लेकिन मेन जो डिफरेंस मैं मानता हूँ उनके चिन्ह में है, उनके सिम्टम्स में है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, रीजंस डिस्कस किए, फिर बाद में मेन वीमेन का डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया, एज का लिमिट भी हमने डिस्कस किया कि किस एज में हार्ट अटैक क्यों हो रहे ज़्यादा, ये हमने डिस्कस किया। एक रहता है कि मिथ, कि जहाँ पे हमें नॉलेज नहीं है वहाँ पे मिथ चालू रहता है, जिसको हम मिथक भी बोलते हैं। तो ऐसे जो मिथ है हार्ट के रिलेटेड क्या क्या है, मतलब हम लेके चलते हैं कि हाँ इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ये इसकी वजह से हार्ट जो है वो खराब हो सकता है हमारा। तो ऐसे मिथ्स कौन कौन से हैं? एक मिथ है कि भाई हार्ट अटैक सिर्फ बूढ़े लोगों को आता है। हार्ट अटैक यंग को भी आ सकता है, यंग यानी 20-25 साल में भी अटैक आ सकता है। तो ये भी एक मिथ है। दूसरी मिथ हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि कोलेस्ट्रॉल खराब है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, तो वो भी एक मिथ है जो मैंने आपको पिछले में करेक्ट बताया। तीसरा है कि लेडीज़ को, वुमन को हार्ट अटैक नहीं आता है, वो भी एक गलत है, उनको भी हार्ट अटैक आ सकते हैं। लेकिन ये मिथ में एक बात सही है कि यंग वुमन जो, जिसमें प्री मेनोपॉजल वुमन जो है, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम है, ये बात सही है। लेकिन पोस्ट मेनोपॉज जब उनका एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, तो दूसरी मिथ है कि मेरे को फैमिली हिस्ट्री होएगी तो मेरे को भी होने वाला है और उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अगर सजाग रहो तो वो भी आपको ये बच सकता है। सो बहुत सारी मिथ है। जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक आने के बाद में फर्स्ट जो हमारा हेल्प करता है वो एम्बुलेंस करती है, लेकिन जो हार्ट अटैक आना और एम्बुलेंस का आना, इसमें करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो ये 15 से 20 मिनट के बीच में एक पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव्स जो उसके साथ में है, वो क्या कर सकते हैं ताकि हार्ट का जो इफेक्ट है, हार्ट अटैक का इफेक्ट कम हो जाए या फिर डैमेज कम हो जाए उसका? देखिए, पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ये हार्ट अटैक है, वो बहुत ज़रूरी है। और जब हार्ट अटैक आता है तो अपने क्या, हिंदुस्तान में लोग जमा हो जाते हैं। रास्ते पे हुआ तो पूरी वहाँ का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, सब देखेंगे ऐसे पेशेंट को। एक्चुअली क्या होता है, हार्ट अटैक में मोबिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझे। और वो इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर एम्बुलेंस। यहाँ कोई डॉक्टर है
अभी एक पेशेंट को मैंने प्लेन में एयरक्राफ्ट में बचाया था, न्यूयॉर्क लंदन सेक्टर में, बहुत साल पहले। तो क्योंकि वहाँ पे अनाउंस किया गया कि भाई फ्लाइट में कोई डॉक्टर है, तो ये भी हो सकता है। तो ये टाइम इज़ अ मसल, ये बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी तरह से आप हॉस्पिटल पहुँच जाओ, और जब आप हेल्प की राह देख रहे हैं, उतने में सब क्या है, रास्ता क्लियर कर दो, पेशेंट को थोड़ा हवा आने दो, रिलैक्स उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको रिलैक्स करो, उसको बिठाओ, सुलाना ऐसी जरूरी नहीं है, उसको थोड़ा हवा दो, पानी दो, उसको बोलो ठीक है ऐसा करके। लेकिन कोई गोली वगैरह मत देना, वो अगर आपको मालूम नहीं है तो बहुत लोग अमुक गोलियां दे देते हैं जिससे बीपी एकदम डाउन हो जाता है। तो आप ख्याल करिए और जल्द से जल्द पेशेंट को मोबिलाइज करिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और आपको हेल्प मिल सकती है। तो जैसा आपने गोलियों के बारे में बात किया, तो ऐसा कोई मेडिसिन है नहीं कि हम एक थोड़ा टेम्पररी उसको रिलैक्सेशन दे सके विदाउट डैमेजिंग हिज हेल्थ? देखिए, अगर आप क्लियर कट हो कि आपको हार्ट अटैक है, मैं रास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका फैमिली में मालूम है कि हार्ट अटैक की संभावना है, तो हर एक फैमिली में ये ट्रायो, आप ये 3 दवाइयाँ रखनी चाहिए रेडी, और वो है क्लोपिडोग्रेल इन द डोज ऑफ 300 मिलीग्राम, एस्पिरिन च्यूएबल इन द डोज ऑफ 325 मिलीग्राम, और तीसरी है स्टैटिन 80 मिलीग्राम। ये आपका जो गोल्डन आवर है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकता है, और बहुत सारी हॉस्पिटल अभी वो देने लगी है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि ये हार्ट अटैक ही है या सब चिन्ह हार्ट अटैक की तरफ है। वैसे उसकी कोई एक डोज में देंगे तो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे जान बच सकती है, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं तो अपने पास रखता हूँ ये। तो इसको कंज्यूम कैसे करना रहता है? swallow विद वाटर। सॉलिड वाटर। और अगर एसिडिटी का डर है तो एक एंटासिड भी ले लीजिए। तो इसको बोलते हैं लोडिंग डोज। जैसे हमने अभी एम्बुलेंस की बात की, तो ऑब्वियसली हमारे पास में 2 एम्बुलेंस रहती है, एक नॉर्मल एम्बुलेंस और एक स्पेशली हार्ट के लिए। लेकिन हार्ट के एम्बुलेंस में भी वो क्या वेल इक्विप रहती है कि कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सके? जी बिल्कुल। हार्ट एम्बुलेंस जो होती है वहाँ पे एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर रहता है, इंटेंसिविस्ट या जो भी है जिसको ट्रेनिंग है, एक पैरामेडिकल रहता है, पैरामेडिक आदमी रहता है। वहाँ पे एसीडी मशीन रहता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल एईडी मशीन है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। वहाँ पे नर्स रहती है जो मसाज दे सकती है, वहाँ पे मॉनिटर रहता है। तो डेफिनेटली कार्डियक एम्बुलेंस तो काम की है। बाकी जो साधारण एम्बुलेंस है वहाँ तो स्ट्रेचर पे रखते हैं और भगाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। कार्डियक एम्बुलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात कर रहे थे तब आपने बताया था कि आप पहले क्रिकेट खेलते थे। जी तो अभी भी आपका क्रिकेट फेवरेट है? हाँ, आज मैं खेलने वाला हूँ। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे फेवरेट प्लेयर हैं मेरे। हिंदुस्तान में देखो तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ये मेरे बहुत फेवरेट है। एक थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। जैसे हम जानते हैं कि हम भारत में डॉक्टर को भगवान की तरह देखते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो हमारी जान बचाते हैं, हमें क्योर करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर के ऊपर असल्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पेशेंट की जान चली गई। रीज़न उसके पीछे में कोई भी रह सकता है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर असल्ट करना, मेडिकल स्टाफ के ऊपर असल्ट करना, या फिर जो हॉस्पिटल है वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ये कभी कभी हो जाता है। और ऑब्वियसली ये 1000 में से 1 टाइम होगा, लेकिन वो भी होना नहीं चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ इम्पोज किया है कि उनको प्रोटेक्शन मिले करके। तो आपको लगता है कि लॉ इम्पोज करना या फिर जो प्रोटेक्शन देना ये सफिशिएंट है? ये तो गलत बात है ना कि डॉक्टर क्यों, किसी के ऊपर भी आप उसको उसके ऊपर असल्ट करना, ये तो गलत बात है। आपको क्या अधिकार है कि आप किसी को भी जाके मारे, और डॉक्टर को जो पूरी मेहनत कर रहा है। और आप देखो ना कौन से सिचुएशन में पेशेंट काम कर रहा है, कहाँ पे डॉक्टर काम कर रहा है। आप किस सिचुएशन में पेशेंट को लाए हो, आप डेड ऑन अराइवल लाए हो पेशेंट को हॉस्पिटल में, तो पेशेंट के मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी डॉक्टर मेहनत करके उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है, और बाद में आप मारते हो, हॉस्पिटल को तोड़ डालते हो। ये तो गलत है। मैं सबको दरख्वास्त करूँगा, मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। डॉक्टर भी इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है। डॉक्टरों को मारना बंद करो।
चलो हार्ड क्वेश्चन से बाहर निकलते हैं। जैसा हम जानते थे कि 2 साल पहले तक हम टेक्नोलॉजी की बात करते थे, कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है हम उसके लिए बात करते थे। आज हम बात करते हैं एआई के बारे में। हर फील्ड में एआई का एक इम्पोर्टेंस है। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपको अभी के कंडीशन में एआई का क्या इंपॉर्टेंस लग रहा है और आगे 10 साल के बाद में एआई का क्या कंडीशन रहेगा? ऑब्वियसली एआई ह्यूमन इंटरफेरेंस उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे चाहिए ही एक ह्यूमन चाहिए कि जो पेशेंट के साथ बात करे, उसको ट्रीट करे। अभी ये जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब मैं चैट जीपीटी या एआई से मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये उसका डेवलपमेंट है। कोई भी आपका मन में सवाल हो इमीडिएटली तो एआई आपको जवाब दे देता है। एआई तो अभी डेवलपमेंट स्टेजेस में है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज भी है और बहुत सारी बट इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग टूल मुझे लग रहा है। और एआई से तो मैंने अभी सुना कि जो बाईपास सर्जरी हो रही है और आई थिंक वो चाइना की वीडियो थी जहाँ पे डॉक्टर घर पे बैठा है, हाँ, और घर पे बैठ के वो रोबोटिक सर्जरी कंसोल से अपने घर से वो बाईपास सर्जरी कर रहा है। तो एआई तो वहाँ तक लेके जा सकते हैं। एआई क्या है, हमारे देश में एआई का भी बहुत अच्छा होगा कि गांव में, रिमोट गांव में अगर उसका रिसीविंग सेंटर है वो सब लगा देंगे तो गांव के जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको मदद अच्छी मिल सकती है हमारे जैसे शहर में रहने वाले डॉक्टरों के थ्रू। तो मैं तो बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एआई। मैं एक छोटे बच्चे की तरह मैं आतुरता से उसकी राह देखूं कि कुछ नया ब्रेक थ्रू हो ताकि मेरे देशवासियों को मैक्सिमम उसका फ़ायदा मिल सके। बहुत ही ये अच्छी डेवलपमेंट है एआई की। एक बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे मैंने कहा था कि डॉक्टर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, साथ साथ एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली पेशेंट की वजह से नहीं, अलग फैक्टर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उतनी ही स्ट्रेस लाइफ उसकी फैमिली की रहती है। काफ़ी बार ऐसा होता होगा कि आपने कोई 12 आवर्स का 15 आवर्स का शिफ्ट करके आप घर पे आए हैं, खाना खा रहे हो और कॉल आ जाता है कि अर्जेंट केस है, आपको आना है। खाना छोड़ के विदाउट एनी सेकंड थॉट खाना छोड़ के आपको भागना है, वो होता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि फैमिली में कुछ फंक्शंस है तो आपको एक्सपेक्ट किया जाए कि आप वहाँ पे रहो करके, या फिर कोई मोमेंट्स ऐसे रहते हैं, पर्सनल मोमेंट्स रहते हैं कि जहाँ पे विश किया जाता है कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा डैड मेरे साथ रहे, ये मोमेंट में मुझे सपोर्ट करे। वो केस में एक डॉक्टर हमेशा पेशेंट के साथ में रहता है। तो एक फैमिली वो डॉक्टर को कैसे सपोर्ट करती है, खुद के पर्सन को कैसे सपोर्ट करती है? देखिए, पहले तो जब मैंने मेरा लाइफ पार्टनर चुना तब मैंने उसको बताया था कि मेरी लाइफ क्या होने वाली है, और मैंने ये भी बताया था और उसको पता था कि मैं शुरुआत में मुझे बहुत स्ट्रगल होने वाली है, यानी नॉर्मली सबको होती है। तो वो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं था। फॉर्चुनेटली मेरी जो वाइफ है उसने बहुत सोच समझ के मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मुझे कभी भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और हर एक बार शादी में कॉल आता है ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे फंक्शन और शादियां मैं अटेंड कर चुका हूँ, तो वैसे कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। और फ्रैंकली नो फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन सो मच कि कॉल ऑफ ड्यूटी एक सोल्जर को हो या एक डॉक्टर को हो, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ऑफ द सोसाइटी। उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं है। हमको बहुत एक उसके ऊपर बहुत खुशी होती है। ऐसे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन कब आता है? जब आपको पता है कि आप टैलेंटेड हो और आपको काम नहीं मिलता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। यस, वो फ्रस्ट्रेशन सारे डॉक्टर हम उसके अंदर से गुजरे हुए हैं। लेकिन किसका बर्थडे अटेंड नहीं कर सके या शादी में नहीं जा सके, उसको मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूँगा। अभी आपने बात करी सोल्जर की, आर्मी की, आर्म फोर्स की, ये जो भी आपने बात किया, तो जब हम बात करते हैं कि मेरे घर में एक सोल्जर है तो सामने वाले की आंखें चमक जाती है। सेम वे अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में एक डॉक्टर है, वो ये प्रोफेशन में है, तो ऑब्वियसली सामने वाले की आंखें चमक जाती है कि एक प्राउड फील होता है कि यार मेरे साथ में एक पर्सन है जिसके घर में एक डॉक्टर है। बिल्कुल। तो आपका घर वालों का जो रिएक्शन रहता है, फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन रहता है, वो कैसे रहता है? मतलब हाउ दे एंजॉय दिस थिंग्स? वेल, एंजॉय शुरू में खुश होते थे, लेकिन अभी नॉर्मल हो गया है ना।
और खुशी होती है, उनको भी प्राउड फील होता है कि मेरे पापा हार्ट स्पेशलिस्ट है, मेरे हस्बैंड हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो दे फील गुड अबाउट इट, उसमें तो कोई शक नहीं है। और सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो सम्मान मिलता है, जो और उससे जो खुशी व्यक्त होती है, वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस से कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए, ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हैं, ठीक है, वो रोज़ आते हैं टीवी पे, ये है वो है, लेकिन एक जान बचाने वाला आदमी भी सेलिब्रिटी है मेरे हिसाब से। करेक्ट। तो अगर ये कॉन्फिडेंस हर डॉक्टर लेके चले अपने आप में। जब हमारा इनिशियल ये पॉडकास्ट चालू हुआ था तो तभी आपने बात किया था कि आपने डिसाइड किया था कि आपको जॉब नहीं करना है करके, एज ए प्रोफेशन करके आपको इसको कंटिन्यू करना है आगे में। तो आपने रिटायरमेंट का बारे में कुछ सोचा है? हाँ, सोचा है। मेरा ज़िंदगी का जिस दिन आखिरी दिन होगा उस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा। डॉक्टर कैसे रिटायर होगा? करेक्ट। मेरी ज़रूरत, मुझे समाज को, मेरे आजू बाजू के लोगों को, चलो सोचा मैं रिटायर हो गया, मेरे दोस्त को अटैक आ गया, मुझे फ़ोन किया उसने, तो मैं बोलूँगा मैं रिटायर हो गया, मैं नहीं आऊँगा? कोई बनता ही नहीं है। वंस अ डॉक्टर ऑलवेज डॉक्टर। वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर, कोई सवाल ही नहीं है। ये तो पक्का है। हाँ, अपना काम, इलेक्टिव काम है, वो मैं डेफिनेटली कम कर सकता हूँ। यानी कंसल्टिंग में बहुत सारे पेशेंट देखना, उसको मैं कम कर सकता हूँ, मैं लोड कम कर सकता हूँ, वर्कलोड को मैनेज करो, लेकिन काम तो मैं जिंदगी भर करूँगा, मरते दम तक करूँगा। जैसा हम हमेशा देखते हैं कि एक डॉक्टर ऑब्वियसली एक सोशल फैक्टर भी है, तो आप क्या सोचते हो कि इस बारे में कि एज अ हॉस्पिटल या फिर एज अ डॉक्टर भी कितना उसको सोशल रहना चाहिए? सोशल इन द सेंस सोशल वेलफेयर। हम तो करते हैं, देखिए, हम चैरिटी बहुत करते हैं, सोशल वेलफेयर बहुत करते हैं, लेकिन हम पब्लिक में हमारा ब्यूगल नहीं बजाते हैं जैसे मेजॉरिटी लोग करते हैं। हम चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं। मैं उतना ही कहना चाहूँगा। लोग हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाए, वो लेवल तक लोग अभी तक पहुँचे नहीं है। दैट्स ट्रू। और ये मैं मानता हूँ। हम तख्ती नहीं लगाते कि यहाँ मैंने एक पेशेंट की जान बचाई थी, चांदी की तख्ती नहीं लगाते। हकीकत में हम नहीं बचाते हैं, भगवान का बहुत साथ है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब तक सुपरनेचुरल पावर का साथ नहीं है आपको, आप एक इंस्ट्रूमेंट हो, आप तो एक निमित्त हो, आपको ये करना है, वो करवाता है अपने को, आप एक इंस्ट्रूमेंट हो। तो मेरा विचार, मेरा सब बहुत ही अलग है। और कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पूरी तरह से जानते हैं। और मैं नहीं, मेरे सारी पूरी फ्रेटर्निटी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, सब समझते हैं और सब अपनी तरह से चैरिटी करते ही रहते हैं बिना कोई टोके हुए। नहीं करते तो उनको बोलते कि अरे आज कोई फ्री पेशेंट आया नहीं। वो हमारी परिस्थिति ऐसी है। आपका ड्रीम डे क्या है? आपने अचीव किया है कि अभी तक अचीव करना बाकी है? द बेस्ट इज येट टू कम। अभी तक तो ड्रीम डे ऐसा कोई, हाँ, आया है कभी 3-4 बहुत प्रोफेशनली। ड्रीम डे वही है कि 3-4 अच्छे केस किए है। और वो भी एक था मेरा ड्रीम डे, जो एक दिन में मैंने 3 एंजियोप्लास्टी की थी, तीनों के 3 हार्ट अटैक आए हुए पेशेंट को। वो कुछ होली का दिन था, तो ऑफकोर्स वो ड्रीम डे वो बेचारे पेशेंट के लिए नहीं था, लेकिन एक प्रोफेशनल की तरह, मुझे गलत मत समझना, एक प्रोफेशनल की तरफ से कि 3 हार्ट अटैक को उस दिन एक दिन में बचाया, वो हैट्रिक हो गई मेरी। वो वैसे ड्रीम डे बोलते हैं प्रोफेशनली। और बाकी के ड्रीम डे वो है जब कुछ नहीं है, हम आराम से बैठे हैं हॉलीडे में, वो भी एक ड्रीम डे है। लास्ट टाइम कब बैठे थे आराम से विदाउट एनी हसल? टाइम हो गया, अभी मैं बैठने वाला हूँ अप्रैल में। उसके मौके नहीं आते, लेकिन कोशिश करता हूँ। छोटे छोटे हॉलीडेज भी ले लेना जरूरी है, ताकि क्या है, थोड़ा सर्किट ब्रेकर चाहिए, वरना कंटिन्यूसली करंट आता रहेगा तो कभी शॉक लग जाता है। करेक्ट सर। ये हमारा एक पॉडकास्ट था हार्ट के ऊपर।
ऑब्वियसली मुझे सिर्फ हार्ट के ऊपर नहीं रखना था, एक पर्सनल लाइफ के ऊपर भी रखना था, एक डॉक्टर की लाइफ कैसी रहती है, सोशल फैक्टर्स कैसे रहते हैं उसके आजू बाजू में, वो भी डिस्कस करना था। सोशली जो आपने बोला है बताया, तो आपने बोला कि आपने सेक्रीफाइस किया। मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और मैं काफ़ी सोशलाइज करता रहा। सिर्फ ये कोविड के टाइम, रिकॉर्डिंग ऑन राइट, हाँ, कोविड के टाइम में, कोविड के बाद सोशलाइजेशन जनरली कम हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सोशली लोगों से मिला हूँ और मेरी सोशल लाइफ बहुत ही अच्छी रही है। तो उसमें तो मैं हर चीज़ को बैलेंस करना, हरफन मौला बनना बहुत ज़रूरी है अगर ज़िंदगी को 100% जीना है तो, वरना सर में नीचे डाल के पूरा दिन काम करना, वो तो मेरे हिसाब से वो ज़िंदगी भगवान एक बार देता है, उसको एंजॉय करो 100%। ठीक है, ग्रेट। तो आज का यह हमारा एपिसोड था, कैसा लगा आपको सर? आपको episode? बढ़िया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। एक जाते थे, एक जस्ट सम अप कर सकते हैं कि एक लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि उन्हें क्या करना चाहिए, एक क्विक सम अप। नहीं, अपने आप को हेल्दी रखो, बैलेंस रखो, मेंटली स्टेबल रखो, अच्छी नींद करो, अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक खुराक खाओ, खुश रहो, हॉबीज डेवलप करो। अगर कोई को मॉर्बिडिटी, बीमारीज है, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या आपको फैमिली हिस्ट्री है, उसको मद्देनजर रख के उसके ऊपर काम करो, उसको अटेंड करो, और बस ऐसे पॉडकास्ट सुनते रहो। तो दूसरे फील्ड के भी, तो आप हमेशा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट ज़्यादा नहीं होते मेरे हिसाब से। करेक्ट सर, दैट्स ट्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छा अपना नॉलेज आप शेयर किया, आपकी लाइफ भी यहाँ पे शेयर हुई है कि आपने कैसे कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपका सोशल लाइफ कैसा रहा है, आपका आगे का प्लानिंग क्या रहा है, ये काफ़ी अच्छे से डिस्कस हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। हार्ट अटैक कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में ये हमने जाना था, लेकिन उसकी सिवियरिटी कितनी है ये हमने जानी नहीं थी। हार्ट अटैक आने के बाद क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए था। आपके लिए कौन सा पॉइंट था इसमें से, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो आपके फैमिली के साथ देखिए, ताकि हम हमारी फैमिली की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बेटर नरिश कर पाए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भारत के जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनके नाम मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम हमारी लाइफ और ज़्यादा बेटर और आसान कर पाए और हेल्दी भी कर पाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।